तो लेक्चर 11 से शुरू करते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस लोड टर्मिनल। ये बात है कि ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है अक्रॉस लोड टर्मिनल, आपका ये है। विथ वैन सोर्स वोल्टेज आपको दे दिया गया 8 वोल्ट। ओके, तो एक तो इनिशियल कंडीशन दी है कि आपका 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है IL। अब इसको बदल के 10 की जगह 8 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आपका ओपन सर्किट वोल्टेज ही पूछ रहा है, तो क्या होगा आपको ये बताना है। ओके, अब यहाँ पे और क्या बात है जो गिवन है कि RL1 अगर 1 ओम है, मतलब ये RL की पहली एक वैल्यू 1 वैल्यू RL1 1 ओम है, तो IL1 इससे 3 एम्पेयर करंट जा रही है। अगर आपने RL को RL2 बोल दिया और उसको 2.5 ओम कर दिया, तो इसमें से जो करंट जाएगी वो आपकी 2 एम्पेयर जाएगी। ओके, तो पहले केस में देखते हैं। अब हमने VTS तो देख ही लिया है। ओके, तो ये जो करंट है 3 एम्पेयर, ठीक है, ये पहला केस है, ये पहला केस है। तो आपने क्या दिखा है कि I इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, इसके इक्वल होता है। तो RL आपको गिवन है और I आपको गिवन है, मतलब कुल मिला के आपको क्या क्या गिवन है, ये I गिवन है, ये RL की वैल्यू गिवन है, VTH RTH को आप ऐसे ही लिख लो। अब देखो दो कंडीशन से ये जो दो आपको दी हैं, इनसे दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो एक इक्वेशन बन गई ये VTH इक्वल टू 3 RTH प्लस 3, एक इक्वेशन ये बन गई 2 RTH प्लस 5 इक्वल टू VTH। अब दोनों को इक्वल रख दो, मतलब जो भी करो, आपके दो इक्वेशन दो अननोन, तो दोनों आप निकाल लो। पहले दोनों आपने निकाल लिए। अब आपको फाइनल निकालना है I। ओके, फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल। पहले तो मतलब आपने VTH ही निकाला। ओके, जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, मतलब इसको आपने ओपन कर दिया तब आपने निकाला है, तो उसको VTH ही बोला है। और करंट भी कुल मिला के यहाँ पे निकालनी है। तो करंट निकालने के लिए फाइनल आपको करंट निकालनी है, जब VTH आपको पता है क्या है, ये है 9 वोल्ट और RTH 2 ओम है, तो क्या हो गया 9 अपॉन आपका RTH 2, और आपका लोड अब क्या होगा वो आपको देखना है और उसके हिसाब से आपको करंट निकाल लेनी है। तो ये यहाँ पे आपका केस आया। ओके, बट यहाँ पे बात यही है कि आपको RL तो गिवन नहीं है, यहाँ पे पूछा कुछ और है, गिवन कुछ और है। ये अभी ये चीज़ बच गई कि 10 वोल्ट और 8 वोल्ट जो आपका गिवन था उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपका ऐसे आ रहा है ऊपर से नीचे, फिर इधर ये आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे लगाया है। कैसे कि जब आपका 10 वोल्ट था तो आपका ये जो VTH था 9 वोल्ट है। अब वही जो मैंने बोला ना कि ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, जब आपका जो आउटपुट है उसको ओपन कर दिया, तो जो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है वही आपका VTH है, पर इसको हमने डैश बोल दिया है। तो जब आपका सोर्स वोल्टेज उन्होंने 10 से 8 वोल्ट कर दिया, तो कुल मिला के जो हमने दो इक्वेशन बनाई उससे हमने केवल ये निकाला कि जब VS 10 वोल्ट था तो आपका VTH क्या था, वो 9 वोल्ट था। जब 8 वोल्ट है तो क्या होगा, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा देते हैं कि आपका इसका रेशियो VS और VS डैश का रेशियो VTH और VTH डैश के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप VTH का डैश निकाल लेंगे तो वो आपका 7.2 वोल्ट आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे इसी लेक्चर 11 में ही अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे ये डिपेंडेंट हमने सोर्स लगा दिया, ये 3 VAB है। VAB क्या है, इसके बीच का वोल्टेज A और B, तो इस पे डिपेंड कर रहा है ये। ओके, टोटली इस पे डिपेंड कर रहा है, और बाकी तो ये वोल्टेज सोर्स है और ऐसा कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे हमसे वही बोला है कि VTH और RTH को निकालो। मेथड 1 को देख लेते हैं पहले। ओके, तो मेथड 1 तो RTH का है। ओके, और बाकी मेन VTH, पहले VTH को निकालते हैं। VTH क्या होगा, इस आपका जो टर्मिनल है इसके अराउंड जो वोल्टेज होगा वो VTH होगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे V1 ले लिया और इस नोड पे V2 ले लिया। अब V2 तो आपको साफ खुद ही दिख रहा है कि जो V2 है वो क्या है, जो इस यहाँ पे वोल्टेज है वही यहाँ पे सेम वोल्टेज है, तो V2 VTH के इक्वल हो गया, ये तो आपको दिख गया। अगर V2 VTH के इक्वल हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि जो VAB है वो भी आपका VTH के इक्वल हो गया, क्योंकि यही VAB VTH है। तो ये 3 VAB क्या हो गया, 3 VTH हो गया। तो ये आपके अलग अलग वोल्टेज आ गए। अब देखो, जब यहाँ पे ये क्या दो नोड हैं और बीच में ये एक डिपेंडेंट आपका वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे फिर नोड है, तो यहाँ पे आप सुपर नोड लगा सकते हैं। ये हमने पहले सीखा है सुपर नोड कहाँ लगाते हैं। तो सुपर नोड लगाएंगे तो आपका ये V1 -5, तो ये V1 -5 अपॉन 2 किलो ओम, फिर V1 अपॉन 2, ये V1 अपॉन 2, फिर VTH मतलब V2, ये जो V2 है इसी के रिगार्डिंग हमने ये लिखा है, ये VTH अपॉन आपका ये 1 किलो ओम। ओके, तो इक्वल टू 0। VTH को आप VAB लिख दो या VTS लिख दो या जो भी आपको लिखना है, ये लिख दिया हमने। अब इससे और आगे क्या हुआ पहले ये देख लेते हैं। ये इससे आगे ये हुआ है, दूसरी इक्वेशन क्या है कि V1 माइनस VTH इज 3 VTH। तो हमने क्या किया है कि यहाँ इक्वेशन लगा दी है, इसमें केवल ये V1
माइनस क्या करेंगे इसको जैसे होता है ना कि वी ए माइनस वी बी, तो ये जो बीच का वोल्टेज ये क्या है, वी ए माइनस वी बी, या फिर वी वन माइनस वी टू। तो वी वन माइनस और वी टू क्या है, वी टी एच, और ये किसके इक्वल है, 3 वी टी एच के इक्वल, ये 3 वी ए बी के इक्वल। तो वी वन आपका 4 वी टी एच के इक्वल हो गया। अब इसको उठा के फिर से इसी इक्वेशन में लगा देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ देखो एक वी टी एच है, बाकी वी वन है, वी वन की जगह लगा दो या वी टी एच की जगह लगा दो। तो ये कुल मिला के ऐसा बन गया 4 वी टी एच माइनस 5 प्लस 4 वी टी एच प्लस 2 वी टी एच इजकल टू 0। तो 10 वी टी एच इजकल टू 5, वी टी एच इजकल टू 0.5 वोल्ट आ गया। तो कुल मिला के वी टी एच तो हमने निकाल लिया, वी टी एच सुपर नोड लगा के निकाल लिया। ओके, पॉज करके देखना चाहेंगे तो इसको देख लेंगे। तो वी टी एच तो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमारी बात निकालने की है आर टी एच को। आर टी एच निकालना आसान है, लेकिन एक चीज़ दिक्कत है, ये 5 वोल्ट जो है इसको तो आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये शॉर्ट हो गया यहाँ पे। पर ये जो आपका है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अभी भी लगा हुआ है। ओके, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये आर टी एच पे ही डिपेंड कर रहा है, मतलब इस आर टी एच वाली ब्रांच का जो वोल्टेज है उस पर। ओके, तो इसके क्या करेंगे, 2 मेथड है। पहला मेथड 1, हम क्या करते हैं कि अगर कभी भी डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है आपके इसी थेवेनिन के अंदर, तो यहाँ पे 1 एम्पेयर का कुछ भी एक वो मान लेते हैं करंट सोर्स। ओके, उससे क्या होगा, आर टी एच किसके इक्वल है, आर टी एच इक्वल टू वी ए बी अपॉन आई एस। इस ब्रांच में जो वोल्टेज है अपॉन जो करंट है उसके इक्वल है आपका आर टी एच। तो इसको हमने कुछ भी मान लिया खुद से, आई एस इक्वल टू 1 एम्पेयर मान लिया। तो अब हमें कुल मिला के यहाँ पे वी ए बी निकालना है, ना कि हमको आर टी एच निकालना है, हमको वी ए बी निकालना है। वी ए बी निकालेंगे तो वी ए बी अपॉन 1 क्या हो जाएगा, वी ए बी अपॉन 1 आपका फिर से आर टी एच को ही दे देगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो हमने ये किया है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि आई एस इक्वल टू 1 एम्पेयर ले लिया, और ये पॉइंट वी ए बी है, यहाँ पे ये 1 किलो ओम है, यहाँ पे भी 1 किलो ओम है, और ये वी ए बी है। अब ये जो वोल्टेज है इस पॉइंट का ये आपका वी ए बी ही है। ओके, तो इसमें फिर से KCL लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका वी ए बी प्लस 3 वी ए बी अपॉन 1। ठीक है, तो ये वी ए बी और ये इसमें क्योंकि इधर माइनस है और हम इधर से इधर को देखेंगे। ओके, तो ये वी ए बी प्लस 3 वी ए बी और अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, फिर वी ए बी अपॉन 1 सिंगल, और इक्वल टू किसके इक्वल है, इधर एक करंट आ ही रही है 1 एम्पेयर की। तो तीनों करंट की अलग अलग वैल्यूज ले ली हमने। एक तो ये वैल्यू हो गई, एक ये वी ए बी अपॉन 1 किलो ओम हो गई, एक ये हो गई इक्वल टू 1। अब इससे सॉल्व करके वी ए बी निकालेंगे, तो वी ए बी आपका सॉल्व हो गया 200 वोल्ट आ गया। तो वी ए बी 200 वोल्ट है, तो आपने आर टी एच क्या लिया था, वी ए बी अपॉन 1, तो वी ए बी 200 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे आर टी एच आपका सीधे से 200 अपॉन 1 होके आ गया, तो डायरेक्ट आ गया 200 ओम। अब 200 मतलब 0.2 किलो ओम। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है भाई, अगर आप आई एस को 1 एम्पेयर ले रहे हो, चाहे 10 एम्पेयर ले रहे हो, चाहे 100 एम्पेयर ले रहे हो, आर टी एच की वैल्यू सेम आएगी, वो बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने इसको सॉल्व करने में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने इसी वैल्यू को लिया, ये क्या है, आई एस की वैल्यू है, तो ये आपकी सॉल्व करने में हुई है, और आखिरी में फिर से आपने आई एस से ही इसको डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे 10 ले लेते तो आप 10 से डिवाइड करते तो आंसर फिर भी वही आता आपका। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप किसी के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये जो वी ए बी है एक्चुअल में ये तो इस वी ए बी इस ब्रांच का है, तो वी ए बी वी टी एच के इक्वल क्यों नहीं है, तो वी ए बी वी टी एच के इक्वल क्यों नहीं है। वी टी एच हमने निकाला है 7, अभी निकाला था ये 0.5 वोल्ट, ये निकाला है, ये वी टी एच निकाला है 0.5 वोल्ट। बट वी टी एच निकालते वक्त हमने क्या लिया है, इसको कंसिडर किया 5 वोल्ट को, और आर टी एच निकालते वक्त हमने क्या किया है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है। ये वी टी एच आपका 0.5 वोल्ट है, ओके, और यहाँ पे जो वी ए बी है ये 200 वोल्ट है। तो ये अंतर है दोनों में। उसके बाद आगे देखते हैं आर टी एच, तो हमने ये निकाला, फिर हमने वही अपना ये वी टी एच लिखा, ये आर टी एच लिखा, ये आपका आर एल है, इसमें करंट निकालेंगे तो ये आपका 0.5 अपॉन 0.2 प्लस आर एल। तो आपको आर एल पता होगा तो आप इससे आई निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। अब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 थोड़ा सा और ट्रिकी है, एक लेवल ऊपर है। यहाँ पे हमने क्या किया कि जैसा जो फिगर हम लेते हैं जब हम थेवेनिन का फिगर बनाते हैं, ये वी टी एस ले लिया जो कि वी ओपन सर्किट के इक्वल होता है, ये आर टी एस ले लिया, और ये हमने ए और बी को कनेक्ट करके आई शॉर्ट सर्किट ले ली। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये आई शॉर्ट सर्किट है। जब आपने इस ए और बी को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इससे जो करंट फ्लो होगी, कुछ तो करंट फ्लो होगी क्योंकि लूप को क्लोज कर दिया है। तो आई एस सी हो गया आपका वी ओ सी अपॉन आर टी एच इस फिगर से। ओके, अब यहाँ से आर टी एच हम कर सकते हैं वी ओ सी अपॉन आई एस सी। मतलब अगर आप वी टी एच तो ठीक है निकाल लिया है, अगर आप आई एस सी निकाल लो शॉर्ट सर्किट करंट, तो आप आर टी एच निकाल सकते हो। ये मेथड 2 कहता है इसको करने का। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है।
हमने उस फिगर को पूरा फिर से बना दिया, हमने अभी किसी को हटाया नहीं है, कुछ नहीं किया, 5 वोल्ट को भी लिया है, ओके, क्योंकि हमें VTH निकालना है। तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, जब ये शॉर्ट हो गया तो फिर ये 1 ओम किसी काम का बचा नहीं बचा, क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल में आ गया, और किसी भी मतलब शॉर्ट ब्रांच के पैरेलल में अगर 1 ओम मतलब ये जो भी है, तो यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगी। फ्लो कहाँ चली जाएगी? यहाँ, पूरी करंट इससे निकल जाएगी वापस, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ओके। तो VAB इस समय क्या हो गया, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट ब्रांच का वोल्टेज आपका होता है 0, तो VAB 0 है। अब जैसे ही VAB 0 हुआ तो आपका ये भी 0 हो गया, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा था, ये VAB पे डिपेंड कर रहा था, ये आपका 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया तो फिर ये आपका शॉर्ट हो गया। मतलब अगर किसी चीज़ का वोल्टेज 0 है, ये वोल्टेज 0 है, तो इसका मतलब कि ये शॉर्ट है। वोल्टेज 0 हो गया तो शॉर्ट हो गया। तो कुल मिला के आपका फिगर क्या बचा? आपका ये बचा केवल कि 5 वोल्ट, ओके, और ये 2 किलो ओम इसके संग में, और ये ISC आपका करंट। कैसे? जब आपका ये भी शॉर्ट हो गया, अब ये जो बचा ये वाला 2 किलो ओम और ये वाला 1 किलो ओम, ये तो पैरेलल में है। तो जब ये पैरेलल में है शॉर्ट ब्रांच के, तो ये दोनों किसी काम के नहीं बचे, फिर ये वोल्टेज भी किसी काम का नहीं बचा। तो इस वजह से केवल आपका ये बचा है 2 किलो ओम, 5 वोल्ट और ISC यहाँ से निकाल लो, तो 5/2 किलो ओम। तो ISC आपको कितनी मिल गई? आपको इतनी मिल गई, ओके, ISC आपको मिल गई। इससे सॉल्व करेंगे तो 2.5 मिली एम्पेयर मिल गई, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2.5 मिली एम्पेयर मिल गई कुल मिला के। अब इसी ISC का यूज़ करके वापस से आप क्या निकालो, इसको निकालो, ये जो आपने RTS लिखा है VOC/ISC, ओके, इसी का यूज़ करके निकालेंगे। तो ये ISC और ये VOC, ये जो भी है इसको यूज़ करके आप निकालो। VOC मतलब क्या था? VTH। देखो अब यही फ़ायदा है, VTH को सॉल्व जो किया था हमने ये, तो ये जो VTH को सॉल्व किया था ये 5 वोल्ट ये वाला, तो इसका इस्तेमाल अब नीचे होगा, क्योंकि मैंने बताया ना VOC ही VTH है। तो जब VOC VTH है तो फिर अब इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो ये ऊपर VTH और ये नीचे ये जो आपने लगाया है इसको नीचे कर दो। कुल मिला के ये RTH का इक्वेशन है ये वाला। तो ये 200 ओम आ गया, और यही हमने दूसरे तरीके से भी निकाला है। तो दोनों तरीकों में से जो आपको सही लगे आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। दूसरे वाले तरीके में क्या है, कुछ भी नहीं करना है आपको, लेकिन ISC निकालनी है, शॉर्ट सर्किट करंट। और उसका एक फ़ायदा होगा कि उस ब्रांच के पैरेलल में जो भी चीज़ें होंगी वो बेकार हो जाएंगी, ओके। और VTH आपको पहले से ही पता है, तो ये दूसरा तरीका था। अवर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ RTH कैन बी अप्लाइड व्हेन द ओरिजिनल नेटवर्क इज हैविंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट सोर्स। तो ये वाला जो मेथड है ऊपर वाला, ये केवल और केवल तभी लगाया जा सकता है जब उसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। क्यों? जब देखो आपने इसको लगाया तो यहाँ पे 5 वोल्ट को भी कंसिडर किया जो कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, ओके। कौन सा मेथड? ये मेथड 2 वाला। मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3 भी आपका, मेथड 3 में क्या है कि ये लीनियर बाई डायरेक्शन आपका मतलब बाई डायरेक्शनल एक सर्किट है, और इससे करंट निकल रही है, और ये आपने उल्टा कर लिया। यहाँ पे आप करंट की जगह, जैसे हमने 1 एम्पेयर करंट ली थी, यहाँ पे आपने वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, ओके। मान लो कोई भी वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, अब आपने वोल्टेज सोर्स जोड़ के अब सॉल्व करेंगे। तो जैसा हम सेम बनाते थे कि VTH RTH, और अब इसके संग करंट मतलब RL की जगह आप वोल्टेज सोर्स को जोड़ लो, ओके। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है, इस वाले क्वेश्चन में सेम यही फिगर था RTH VTH, और यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट करंट मानी थी। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट की जगह आप वोल्टेज को मानेंगे, तो इस वोल्टेज सोर्स से करंट निकलेगी कुछ, तो वो कितनी होगी आपकी I = V-VTH। मतलब क्या है, दो वोल्टेज सीरीज़ में है तो दोनों की पोलरिटी अपोजिट है, तो V-VTH हो गया वोल्टेज, और अपॉन RTH, तो ये आपका I आ गया V-VTH अपॉन RTH। अब ये मेथड क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इम्पॉर्टेंट नहीं भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा अलग तरीके का है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे आप जब आपने ये इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन से एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन के आती है, ये इक्वेशन से एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन के आती है। वो इक्वेशन क्या कहती है कि I × RTH = V-VTH, ओके। और क्या कर सकते हैं, V = VTH + I × RTH। ये इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको डायरेक्ट मैच करके दूसरी इक्वेशन से कंपेयर करके डायरेक्ट VTH और RTH की वैल्यू को लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे V क्या है, = VTH, और I × RTH जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब I और RTH मल्टीप्लाई को इसमें ऐड हो रहा है, तो ये चीज़ है। तो अब हम क्या करते हैं कि यही चीज़ लेते हैं, जैसे इसी फिगर में हमने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया V वोल्ट का, और हमने इस तरीके की इक्वेशन बनाई, मतलब V के इक्वल में इक्वेशन बनाने की कोशिश करी, और जो इक्वेशन बनेगी उससे आप कंपेयर करके RTH और VTH की वैल्यू को एक बार में निकाल सकते हो। कैसे? देखो
इसको V बना लिया, जैसे हमने वहाँ पे V1 लिया था, V1 ये हो गया, और यहाँ पे भी V1 V2 ले लिया। और V2 किसके इक्वल है? V के इक्वल है, क्योंकि यहाँ और यहाँ का वोल्टेज सेम है, ये दोनों आपका सेम वोल्टेज है। ओके, तो V2 इक्वल टू V, और ये जो 3VAB है ये भी 3V हो गया, क्यों? क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा है V पे। तो अब इसमें हम सुपर नोड फिर से लगाएंगे, मतलब अब हम एक बार में ही सॉल्व करेंगे। देखो दोनों चीज़ को सुपर नोड लगाई तो V1 माइनस 5/2 किलो ओम, ठीक है, ये V1 इससे ये 5 माइनस हो गया, और ये 2 किलो ओम इसके डिनोमिनेटर में आ गया। अगेन अब क्या हो गया कि V1/2, एक तो ये V1 और ये 2 किलो ओम इसके डिनोमिनेटर में आ गया। फिर ये V2/1 किलो ओम, तो V2/1 किलो ओम, और इससे जो करंट फ्लो हो रही है उसको I ले लिया, तो ये आ गया। अब देखो आपको V के इक्वल में सारी चीज़ें बनानी है, ओके, और V1 को नहीं रखना। अब यहाँ से एक इक्वेशन और बनाओ, एक इक्वेशन और क्या कहेगी कि V1 में से जब इसको माइनस करेंगे V2 को, तो आपका ये आ जाएगा। तो ये क्या दे देगा? ये सीधे दे देगा V1 माइनस V2 क्या है? V, और ये क्या है? 3V। तो V1 इक्वल टू 4V आ गया, V1 इक्वल टू 4V, ये इक्वल टू है V1 इक्वल टू 4V आ गया। देखो यही आ गया, V1 इक्वल टू 4V। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में आपका V मौजूद है, V1 मौजूद है, आपका I मौजूद है, और आपको यही चीज़ चाहिए थी। आपको क्या चाहिए था? V इक्वल टू समथिंग प्लस I इक्वल टू समथिंग। वो जो समथिंग और समथिंग है वही आपका VTH और वही आपका RTH है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। और V1 तो आपने सॉल्व भी कर लिया, V1 इक्वल टू 4V है, तो V1 इक्वल टू 4V लगा देंगे। तो ये सब हमने लगाया यहाँ पे। तो ये इक्वेशंस में क्या क्या बचा? केवल V के फॉर्म में बचा, और आपने और सिंप्लीफाई कर लिया, तो V इक्वल टू 200I और 0.5। तो ये जो 0.5 है ये आपका VTH है, और ये जो I के संग मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपका RTH है। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क। इसको आप किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क में लगा सकते हैं। आप कंपेयर किससे करना है? V को V इक्वल टू VTH प्लस I इंटू RTH से कंपेयर करना है। ये वैल्यूज़ आपने निकालनी। इसमें क्या है कि दोनों वैल्यूज़ एक ही बार में निकाल ली, ओके। और बाकी इसमें क्या है कि जो जो आपको ज़रूरत होगी आप वो लगा सकते हैं। अगर I को चेंज कर दिया, जैसे एग्जाम्पल गिवन आपका I, वह ये इक्वेशन दी है, I इक्वल टू 0.2 वोल्ट इंटू -2 एम्पेयर। तो इसमें फिर से आप V इक्वल टू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? V इक्वल टू 5I और आपका 10। तो 5I मतलब 5 तो ये हो गया आपका RTH जो I के संग मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 हो गया आपका VTH। तो ये चीज़ हो गई। अब इसी चीज़ को हम नेक्स्ट मेथड में देखेंगे लगा के, ओके। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें जो आपका जिस ब्रांच में आपको VTH और RTH निकालना है, तो उसमें वोल्टेज सोर्स को जोड़ दिया V, केवल V। तो उस वोल्टेज सोर्स को जोड़ा वो V है, उसके थ्रू जो करंट जा रही है वो I है। अब आप एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे, V इक्वल टू समथिंग प्लस I इक्वल टू समथिंग, इस तरीके की इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे। अगर ये इक्वेशन बन जाती है तो इस एक ही इक्वेशन से आपका दोनों VTH और RTH एक बार में आ जाएगा, ओके। तो ये रिवीजन हो गया इस मेथड का। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको RTH निकालना है। पूछा जा रहा है कि RTH क्या होगा इस वाले टर्मिनल से जो P और Q है। ये 4 आपके रेजिस्टेंस हैं, और इसके संग ये 3 आपका लगा हुआ है I0, ये 3I0 है, दिस इज 3I0। और इस ब्रांच में जो करंट जा रही है वो आपकी I0 करंट है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो मेथड 1 लगाएंगे सबसे पहले हम। मेथड 1 हमारा क्या था? वही वाला मेथड जब हमने शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट कर दिया। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, और ये इसको एज इट इज़ रहने दो क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है। और यहाँ पे एक IS लगा दो 1 एम्पेयर का अपनी सहूलियत के लिए। उसके बाद वो वापस 1 एम्पेयर लो, 10 एम्पेयर लो, 100 एम्पेयर लो, वो आपको एक ही वैल्यू देगा RTH की। ये लगाया। अब यहाँ पे देखो, अब इसके संग क्योंकि पैरेलल शॉर्ट सर्किट के संग पैरेलल में जो रजिस्टर जुड़ा है वो तो किसी काम का रहा नहीं, तो ये आपका हो गया बेकार। ऐसे इस वोल्टेज सोर्स के संग ये जुड़ा है तो ये भी किसी काम का रहा नहीं, तो ये हो गया बेकार। ये दोनों रजिस्टर को हटा दो तो आपका क्या बचा? ऊपर तो ये 3I0 बचा और यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया। तो ये आपको जिस तरीके से बचा, इसको और अलग बना लो फिर से। तो आपका ये 3I0 और ये 1 ओम इधर, और ये सीरीज़ में, और ये 1 ओम, और यहाँ पे ये VPQ वोल्टेज आ गया आपका। अब इसमें आप लगा दो नोडल, तो ये क्या हो गया? VPQ माइनस 3I0 पहला, और अपॉन 1, फिर क्या हो गया? VPQ अपॉन 1 ये वाला। तो VPQ अपॉन 1 इक्वल टू 1 एम्पेयर, इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो VPQ यहाँ से सॉल्व कर लो, ओके। और यहाँ से एक चीज़ और आपको पता चले कि I0 जो है वो क्या है? VPQ अपॉन 1। क्यों? I0 क्या है? I0 यही वाली करंट जो थी जो इस ब्रांच में जा रही थी, इस ब्रांच में ये I0 है। I0 आपको साफ साफ दिख रही है। इसका भी वोल्टेज क्या होगा? VPQ ही होगा इस वाली ब्रांच का, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो ये क्या हो गया? I0 इज आपका VPQ और अपॉन रेजिस्टेंस 1।
तो ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब आई नॉट को इसमें रख दो, तो आई नॉट इज वी पी क्यू, तो वी पी क्यू -3 वी पी क्यू इज -2 वी पी क्यू प्लस वी पी क्यू इज माइनस वी पी क्यू। तो आपका जो वी पी क्यू है वो -1 वोल्ट आ गया, तो इसी वजह से आर टी एच भी आपका -1 ओम आ गया। तो अगर ऑप्शंस में आपको -1 दिया है तो आप वो कर देंगे, अगर दिया है तो नहीं दिया है तो +1 करेंगे। और यहाँ पे आंसर तो ये सही है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती है उनका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। ओके, डिवाइसेस हैव एन नेगेटिव रेजिस्टेंस, जैसे कि यूजेटी, टनल डायोड। ओके, तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव रेजिस्टेंस ही होता है हमेशा, मतलब नॉर्मली वही होना चाहिए, बट नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब है कि वो पावर डिलीवर कर रहा है, किसी भी वजह से किसी तरीके से वो पावर डिलीवर कर रहा है। नेगेटिव का सीधा सा मतलब है, पॉजिटिव का मतलब है रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यह आपका ये क्वेश्चन हुआ जहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन में यही आपका मेथड लगा के देखा वीटीएच और आरटीएच को निकालने का। यहाँ केवल आरटीएच निकालना था, बट डिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, इसलिए हमने ऐसा इसको किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट ईबी, मतलब वही आरटीएच निकालना है इसके थ्रू। एंड ऑल्सो फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू एबी। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, वो आपका वीटीएच ही होता है। मतलब कुल मिला के इसके थ्रू आपको वीटीएच और आरटीएच निकालना है एबी के थ्रू, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, और ये आपका इकलौता डिपेंडेंट सोर्स है इस इक्वेशन में, जो कि आई नॉट इस पर डिपेंड कर रहा है, जो करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रही है। ओके, तो ये आरटीएच वीओसी, यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, कोई भी आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स नहीं है, मतलब सोर्स दोनों हो सकते हैं करंट वोल्टेज। तो आपका जो वीओसी ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा, ये जो है। तो ये यहाँ पे पहले से याद रखना है कि अगर केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्स है तो आपको वीओसी या फिर वीटीएस निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपका वीटीएच 0 हो जाएगा। ओके, अब आपको आरटीएच पे काम करना है। आरटीएच के लिए फिर वही तरीका, यहाँ पे आपने क्या माना कि एक या तो करंट लगा दो, 1 एम्पेयर का करंट सोर्स कर दो आई शॉर्ट सर्किट, या फिर आप वोल्टेज सोर्स लगा दो 1 वोल्ट का। तो हमने 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया, 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया और इससे करंट फ्लो करा दी IS। तो एक इक्वेशन तो आपको साफ साफ दिख गई कि IS इजकल टू माइनस आई नॉट, IS इजकल टू माइनस आई नॉट, एक इक्वेशन तो ये दिख गई। दूसरा, आपने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स खुद से ले लिया, आपने ले लिया प्लस VA। ओके, और आपने अब नोडल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा VA -3I0। पहले तो ये माइनस हो जाएगा VA -3I0 अपॉन 6, फिर VA अपॉन 4, फिर ये वाला VA अपॉन 4, फिर आपका VA -1, मतलब इस VA से इस इधर जो वोल्टेज है ये -1 और अपॉन 2, अपॉन ये वाला 2। और दूसरी इक्वेशन आपका IA जो क्या है वो VA -1 अपॉन 2 है। मतलब कुल मिला के इस जो ब्रांच में हमने जो ये लिखा है ये पूरा VA -1 अपॉन 2, ये कुल मिला के तो है तो आई नॉट के इक्वल। तो ये इक्वेशन हो गई। और अभी हमने IS को यूज़ नहीं किया है, उसको भी यूज़ कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इक्वेशन पूरी हो गई, इसमें हमने ये लगा दिया आई नॉट की जगह, आपने ये उठा के लगा दिया आई नॉट की जगह। ओके, आई नॉट की जगह ये लगा दिया, फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया। फर्दर सॉल्व करके ये कुछ ऐसा आ गया, VA आपका 8/3 आ गया, VA 8/3 आ गया। अब जब VA 8/3 आ गया, अब आई नॉट किसके इक्वल है, VA -1 अपॉन 2 के। तो इस VA की जगह VA लगा दो 8/3। तो अब इसका सॉल्व हो गया आपका आई नॉट आ गया 5/6 एम्पेयर, और IS उसका नेगेटिव है तो वो आपका -5/6 एम्पेयर आ गया। IS इतना आ गया, VA भी आ गया आपका, तो RTH इज VA अपॉन आपका ये IS। तो अपॉन में -5/6 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -6/5। तो सॉल्व हो गया आपका -3.2 ओम आ गया, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे अगर बात करें तो थेवेनिन और नॉर्टन एक ही हो गया, मतलब क्योंकि यहाँ पे VOC तो है ही नहीं, यहाँ पे केवल RTH और RN का काम हो रहा है। तो RTH और RN तो लगभग एक ही बात होती है। ओके, नॉर्टन रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं थेवेनिन नॉर्टन एक ही है आपका। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या था, केवल RTH निकालना था, वो हमने इस तरीके से निकाला। यहाँ पे 1 वोल्ट का आपका ये मेथड 3 है, जो हमने मेथड 3 लिया था। मेथड 3 बोलो 2 बोलो एक ही बात है। ओके, 3 वाले में डायरेक्ट V इजकल टू समथिंग प्लस I इजकल टू समथिंग करके दोनों निकालते हैं, VTH RTH। यहाँ पे VTH तो है ही नहीं, जो भी आएगा RTH ही होगा। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे VS हमने वोल्टेज सोर्स 1 वोल्ट का लेके अज्यूम करके खुद से और फिर सॉल्व किया है इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा आपका लॉजिक लग रहा है कि जो आपका ये डिपेंडेंट सोर्स है, तो ये AVL ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जो वोल्टेज है आपका जो लोड है, सीधे लोड रेजिस्टेंस है उसी के ऊपर। अब आप इसी लोड रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आप थेवेनिन लगाना चाहते हैं तो वो नहीं लगा सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि अगर लोड रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर आप सॉल्व करना ही चाह रहे हैं VTH RTH,
और उसी का कोई भी कंपोनेंट, जैसे कि उसके थ्रू जो करंट जा रही है या उसके ऊपर जो वोल्टेज है, अगर वही डिपेंडेंट सोर्स का है फैक्टर, ओके, जैसे ये है यहाँ पे, तो फिर आप इसमें थेवेनिन को नहीं लगा सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप नहीं लगा सकते। मेन वही नोट हो गया कि भाई डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड्स ऑन द लोड कंपोनेंट। लोड कंपोनेंट या लोड कंपोनेंट किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो कर रहा है तो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। और सेकंड पॉइंट, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये साइन टी है, ये साइन 3t है, दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। ओके, तो एक्सएल की अगर बात करें, ओमेगा एल, तो आपका 2πfl, मतलब एक्सेल जो है इसका वाला, वो भी आप फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, वो बट वो अलग फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ जो ये है इसका xc 1/ωc 1/2πfc, तो ये अलग फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। वी कांट फाइंड ZTH, हम यहाँ पे ZTH नहीं निकाल सकते हैं। ओके, मतलब ZTH RTH एक ही बात है। हमने मतलब अगर इंडक्टर कैपेसिटर ले लिए तो उसको ZTH बोलेंगे, ZTH नहीं निकाल सकते। तो थेवेनिन थ्योरम यहाँ पे भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे ZTH नहीं निकाल सकते। इफ द सोर्सेज ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, अगर सोर्सेज के पास डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं तो वहाँ पे हम फिर थेवेनिन को नहीं लगा सकते। और अगर जैसे यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली बात है, ये आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का साइन दे रहा है। ओके, तो अगर ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसके और इसके लोड के बीच में है, मतलब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग से आपका लोड और इस, ये तो ठीक है L1 है आपके सर्किट का पार्ट है, ये लोड के बीच में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो भी आप नहीं लगा सकते। तो व्हेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द लोड, लोड पे डिपेंड कर रहा है। अब लोड कंपोनेंट थेवेनिन थ्योरम कैन बी अप्लाइड। ओके, तो यही चीज़ होगी, थेवेनिन नॉट अप्लाइड। तो ये तो थेवेनिन पूरा हो गया, थेवेनिन के 2-3 क्वेश्चन हो गए और 3 पॉइंट हो गए कहाँ कहाँ आप थेवेनिन को नहीं लगा सकते हैं। अगर लोड पे कुछ डिपेंड कर रहा है, या फिर दोनों अलग अलग सोर्सेज की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, या फिर लोड के संग म्यूचुअल इंडक्टेंस है किसी इंडक्टर का, तो आप नहीं लगा सकते। अब आते हैं नॉर्टन थ्योरम पे। ये भी सेम कंडीशन कि आपका जो लोड है वो आपका लीनियर है, नॉन लीनियर दोनों हो सकता है, बट ये आपका लीनियर बाइडायरेक्शनल होगा। जो पूरा सर्किट है, ब्लॉक है पूरा। यहाँ पे कैसे लगाते हैं, यहाँ पे जो नॉर्टन करंट होती है वो शॉर्ट सर्किट करंट ही नॉर्टन करंट होती है। जैसे कि आपका ओपन सर्किट वोल्टेज ही VTH होता है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट ही नॉर्टन करंट होती है। ओके, और AC के लिए वो INT बन जाती है। और यहाँ पे RN मतलब नॉर्टन रेजिस्टेंस आपका RTH के इक्वली होता है हमेशा से, मतलब दोनों रेजिस्टेंस इक्वली हैं। तो रेजिस्टेंस जो है नॉर्टन थ्योरम का, उसको निकालने का तरीका तो सेम है जो हमने पहले पढ़ा है। और ZN = ZTH AC वाले केस में। और यहाँ पे जब हम फाइनल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ये करंट जो आपने निकाली IN, उसके संग पैरेलल में बनाते हैं RTH या फिर RN को, और उसी के पैरेलल में आप लोड को लेते हैं। ओके, इसको भी देखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब ये 2 अलग अलग रेजिस्टेंस है 3, और ये आपका, इसको हमने ले लिया 1 ओम वाले को RL। अगर आपको इस RL के अराउंड आपको ISC निकालनी है, शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, तो मान लो कि ये जो करंट है, ये जो पूरी इस मतलब इस तो पूरे ही लूप में आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की करंट फ्लो करेगी सेम, तो वही IL है और वही IL ऊपर है, वही IL इधर है। तो ये हो गया। तो केस 1 देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपने इसमें से शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी चाहिए, तो शॉर्ट सर्किट कैसे करंट निकलेगी, जब आप लोड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो उससे जो करंट फ्लो होगी उसी को तो शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। तो इसी को तो नेमिंग मतलब बोलते हैं। तो आप ये जो है 1 ओम, इसको आप शॉर्ट सर्किट कर दो। तो इसको जब हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये हो गया ऐसा, और इसके ऊपर तो अभी 2 ओम मौजूद ही है। अब इसके ऊपर 2 ओम मौजूद है, और ओके, मतलब ये तो 3 ओम है, ये जो अंदर का रेजिस्टेंस है ये 6 ओम 3 ओम है। जैसे यहाँ थे ऊपर ये 6 ओम और ये 3 ओम, बट क्योंकि इसको शॉर्ट कर दिया, अब इसको हम इक्विवेलेंट निकालने की शुरुआत करेंगे। मतलब ये 6 और 3 पैरेलल में कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो इसको हमने 2 ओम बोला है। अब ये 2 ओम है, ये 2 ओम यहाँ है, और ये 4 ओम है। तो ये 2 और 2 मिलके क्या हो गया, ये प्लस का साइन है, प्लस हो गया, ये भी 4 हो गया। तो ये 4 और 4 हो गया। ओके, और ये 5 हो गया। तो 4 और 4 मिलके क्या हो गया, 2 ओम। ये कुछ इस तरीके से है पूरा। तो अब आपको जो सोर्स में ही करंट दिए, यहाँ पे सोर्स में ही करंट दिए 18 एम्पीयर, तो ये आपकी डिवाइड होगी। तो कुछ तो यहाँ चली जाएगी, कुछ फिर इससे आगे चली जाएगी, वही आपको देखना है। ओके, तो जैसे कि ये 2 ओम है, और ये 2 ओम क्या है, 6 और 3 का आपका पैरेलल आपको 2 ओम दिया। तो ये 2 और 2 है, ये 4 है। तो ये आपकी जो करंट है 18 एम्पीयर। अब आप ये देखो कि 18 एम्पीयर जो है, पहले तो यहाँ से तो जो निकलेगी वो पूरी 18 निकलेगी, इससे 5 ओम से तो पूरी 18 जाएगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, इस पॉइंट पे आके उसको 2 पार्ट में डिवाइड होना है, एक तो इधर और एक इधर। अब दोनों ही रेजिस्टेंस, ये 2 और 2 4 है और ये भी 4 है, तो इक्वली डिवाइड होगी।
तो इस 4 ओम में भी 9 एम्पेयर जाएगी और इसमें भी 9 एम्पेयर जाएगी। अब जो आपकी 9 एम्पेयर जा रही है यहाँ, ओके, 9 एम्पेयर कहाँ जा रही है, इसमें और इसमें मिला के, इन दोनों में मिला के। अब आपको यहाँ निकालनी है कि इस वाले में कितनी जा रही है, इस वाले में, ओके, तो इसमें निकालनी है। मतलब काफ़ी बारीक चीज़ें ये, मतलब आपको अगर नेटवर्क नहीं आता, आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो फिर ये चीज़ें उतना समझना, उतना कंसंट्रेशन रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो आपने ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से 18 एम्पेयर निकली, अभी तो 18 एम्पेयर है। अब वो दो पार्ट में बटी, एक तो इसमें बट गई कितनी आपकी 9 एम्पेयर, एक इसमें चली गई 9 एम्पेयर। अब ये 9 एम्पेयर है, अब ये इस पॉइंट पे आके, ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट पे आके फिर से ये डिवाइड होगी। अब कितनी डिवाइड होगी वो आपको देखना है। अब ये 6 और 3 है तो इसमें अपोजिट डिवाइड होगी, मतलब आपका इधर 6 एम्पेयर जाएगी और इस 6 ओम वाले में 3 एम्पेयर जाएगी। करंट हमेशा ऐसे अपोजिट डिवाइड होती है। तो 6 एम्पेयर गई, यही हमने सॉल्व करके निकाली है 6 एम्पेयर। तो जो इस ब्रांच में करंट जा रही है, इसके अंदर से, यहाँ से ये इसमें जो जा रही है वही आपकी आई शॉर्ट सर्किट है। तो आपने डायरेक्ट आई शॉर्ट सर्किट इस तरीके से निकाल ली। ओके, ये तो केस 1 हो गया आपका। अब ये आपने आई शॉर्ट सर्किट निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है, आपको आर एन निकालना है, ठीक है, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है केस 2 में। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने का वही तरीका कि जो भी आपके सोर्सेज है उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंसेस से रिप्लेस कर दो। तो करंट सोर्स को ये ओपन से कर दिया, और यहाँ इसके थ्रू आपको निकालना है। तो ओपन से करके आप निकाल लो। तो 5 ओम तो किसी काम का नहीं रहा, ये 4 ओम और 2 ओम आपका सीरीज़ में, 6 और 6 आपका पैरेलल में 3, और ये 3 के संग फिर से सीरीज़ में। तो इसकी वजह से आपका कितना आ गया, 6 ओम आ गया। आर एन इक्वल टू आर टी से आपका 6 ओम आ गया। ये तो सॉल्व करके देख लिया, 4 और 2 6, 6 और 6 3, और 3 और प्लस 3 आपका 6। तो ये 6 आ गया। ये कितनी आई, 6 एम्पेयर आई। तो आपकी जो आप क्या निकालेंगे, पूरी करंट निकालेंगे जो इससे फ्लो होगी आपकी लोड रेजिस्टेंस से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये आपका 6 एम्पेयर है। अब ये एक तो इसमें जा रही है और एक इसमें जा रही है। अब इसको भी आप देख सकते हो डिवाइड करके, ये 6 ओम है, ये 1 ओम है, इसमें दोनों में डिवाइड होगी, अपोजिट डिवाइड होगी। तो आपको कैसे सॉल्व करना है कि आई जो इसमें जा रही है, इसको मान लो I1 ले लेते हैं। तो I1 क्या है, ये I टोटल है, और इनटू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस मतलब 6 ओम, और नीचे दोनों का सम 6 + 7, तो 6 × 6/7 5.14 एम्पेयर हो गई। तो कुल मिला के इस RL से जो करंट जा रही होगी वो आपकी 5.14 एम्पेयर होगी। ओके, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ये नॉर्टन थ्योरम का एक क्वेश्चन था पूरा। पहले आपने ISC निकाला, फिर आपने RN निकाला। ओके, बाकी आपका सारा जो भी नेटवर्क का सॉल्यूशन होता है वही लगा है, कुछ भी अलग से नहीं है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पे देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फिर से वही चीज़ है कि ISC निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि दो आपको ये दे दिए हैं, या आपको करंट दे दी है, या आपको 2 ओम ये दे दिया है। हमने इसका क्या किया है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया तो दिस इंटू दिस आपको बना देगा वोल्टेज। तो 0.25 × 2 क्या बना देगा, 0.5 Vx वोल्टेज सोर्स बना दिया, और ये इसके सीरीज में आ गया, ये 2 ओम। तो इस तरीके से हुआ। अब इससे शॉर्ट सर्किट करंट आपको निकालनी है। अब हमने क्या किया है कि क्वेश्चन में वैसे ही गिवन था कि इस जो 3 ओम है इसका जो वोल्टेज है इसके थ्रू उसको Vx ले लिया। तो इस पॉइंट का भी Vx हो जाएगा, तो ये Vx हो गया, ये इसके संग सीरीज़ में आ गया। अब हम आसानी से इसमें नोडल लगा सकते हैं। तो Vx - 18 मतलब ये 18/6, तो /6 हो गया। फिर Vx, तो Vx है ही, और Vx/3 हो गया इसकी करंट, इस ब्रांच की, ये इस ब्रांच की। इधर क्या हो गया, तो Vx - 0.5 Vx/2 इस ब्रांच के लिए = 0। यहाँ पे एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन है, तो आप Vx को डायरेक्ट Vs = 4 निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, आई शॉर्ट सर्किट आपको पता है। आई शॉर्ट सर्किट क्या है कि इस पूरी ब्रांच में करंट है, इस पूरी ब्रांच में। तो इस पूरी ब्रांच की करंट की इक्वेशन क्या है, ये लास्ट वाली, Vx - 0.5 Vx/2 मतलब 0.5 Vx/2, मतलब आपका कितना हो गया, 1/4 मतलब Vx/4। तो आपका ISC कैसे निकल आएगा, आपका Vx तो 4 है और /4 आपका 1 एम्पेयर निकल आएगा। तो ऐसे हमने शॉर्ट सर्किट करंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए निकाल दी। ओके, तो देखो मतलब नेटवर्क के क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप काम होता है। आपको पहला स्टेप पता है, ठीक है, करो, दूसरे पे पहुंचोगे, दूसरे के मतलब क्या करना है दूसरे में पता है, ठीक है, तीसरे पे पहुंचोगे और ऐसे सॉल्व होता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे भी वाई फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट विद रिस्पेक्ट टू AB के मतलब हिसाब से AB के रिस्पेक्ट में इसमें आपको ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब यहाँ पे थेवेनिन और नॉर्टन दोनों का इस्तेमाल है। तो पहले ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज देखो डायरेक्ट आ गया, क्यों, क्योंकि ये 10 वोल्ट है और ये सब कुछ पैरेलल में चल रहा है, तो यहाँ भी वोल्टेज 10 वोल्ट ही होगा, तो ये तो डायरेक्ट आ गया।
अब ISC निकालते हैं। ओके, तो यहाँ इसके पहले एक पॉइंट देख लेते हैं, ISC क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि कभी भी ये जो ये 3 एम्पेयर है और ये पैरेलल में नहीं होगा। ओके ये जो है क्रॉस, ठीक है, ये दोनों पे ये पैरेलल में नहीं होंगे, तो यहाँ पे KVL सेटिस्फाई नहीं हो रही, मेन चीज़ ये है। ओके, तो इन दिस नेटवर्क इट इज़ नॉट पॉसिबल ISC since it is not possible to find ISC since it is not satisfying KVL। ओके, टू फाइंड ISC मतलब आपका ये और ये पैरेलल में नहीं होने चाहिए, तो इस वजह से क्या है यहाँ पे KVL सेटिस्फाई नहीं है, इस वजह से ISC नहीं निकाल सकते। VOC हम बोल सकते हैं कि 10 वोल्ट है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ISC आपको निकालना है। ओके, तो ISC निकालने के लिए यहाँ पे क्या है कि ये आपका 10√2 और एंगल 90 डिग्री का वोल्टेज है आपका, ये आपका एक इम्पिडेंस है। तो यहाँ पे आप करंट निकाल सकते हैं इस ब्रांच में, इस ब्रांच का वोल्टेज अपॉन इस ब्रांच की इम्पिडेंस। तो ये क्या हो गया, इसको हमने क्या लिख लिया 1 + J1 को √2 एंगल 45, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा ही आएगा। तो ये जो करंट है I1 ये कितनी होगी 10√2 एंगल 90 अपॉन √2 एंगल 45, ये सॉल्व होकर 10 एंगल 45 आ गया। अब क्योंकि इसमें इस ब्रांच में एक करंट फ्लो हो रही है, तो इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब कि ये जो I1 करंट है आपने इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर लिया V/R से, इस वजह से सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये जो करंट है ये आगे जा रही है, ये इसमें नहीं जाएगी, ये आगे चली जाएगी ऐड होके, क्योंकि इससे भी एक करंट आ रही है, मतलब ये दोनों करंट ऐड होके यहाँ जाएंगी। तो अब ये करंट आगे डिवाइड नहीं होगी, इस वजह से आपने I1 को डायरेक्ट निकाल लिया, I1 को डायरेक्ट निकाल लिया। तो ये करंट और ये 5 एंगल 45, तो आप ऐड कर दो 5, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, इस वजह से ऐड कर सकते हैं। तो 10 एंगल 45, 5 एंगल 45, 15 एंगल 45, तो आपकी I शॉर्ट सर्किट डायरेक्ट सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में 15 एंगल 45। ओके, फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का, यहाँ पे भी ये 10 एंगल 45 ही है आपका करंट सोर्स। ओके, यहाँ पे भी हमको I शॉर्ट सर्किट निकालनी है, बट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दे दिया, ये इस रेजिस्टेंस में, तो जब I शॉर्ट सर्किट निकालेंगे तो इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देंगे, तो ये I शॉर्ट सर्किट हो गया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस I शॉर्ट सर्किट के संग पैरेलल में आपका क्या लगा हुआ है, ये -J9 आपका कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि वेरिएबल है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको ये सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब सॉल्व कर सकते हैं बट आप इसको नहीं ले सकते इसके संग पैरेलल में। ओके, तो इस वजह से क्या होगा, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये जो -J9 ओम का आपका कैपेसिटर है तो ये हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये मतलब नेगलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है, इसका जो वोल्टेज है वो 0 हो गया, V शॉर्ट सर्किट बोलेंगे तो 0 हो गया, तो इसका वोल्टेज 0 हो गया, तो इसका पैरेलल में भी वोल्टेज 0 हो गया। जब ये वोल्टेज 0 हो गया तो ये ओपन सर्किट हो गया, तो इस वजह से ये किसी काम का नहीं बचा। मतलब ये तो आपको पता है ना, किसी भी शॉर्ट वाली ब्रांच के पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो वो किसी काम का नहीं है। तो अब ये फिगर कुछ इस तरीके से का बच गया, 10 एंगल 45, -J3, J6 और 3 यहाँ आपको निकालना है। तो J6 और 3 एक साथ हो गए, तो यहाँ पे क्या है, करंट डिवीजन रूल लगाना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। ये 10 एंगल 45 करंट को आपको इस ब्रांच में डिवाइड करना है और -J3 के संग, तो ये क्या हो गया 10 एंगल 45 और इनटू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस मतलब J3, तो J3 यहाँ हो गया। हम निकाल करंट इसमें रहे हैं, निकाल करंट इसके अंदर रहे हैं, बट अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, तो रूल है अपॉन नीचे तीनों का सम, तो ये सम करके ये आपका आंसर आ गया, ये ISC आ गया। बाकी इसको सॉल्व कर सकते करना चाहें तो 10 एंगल 45 -J3 अपॉन 3 + J3, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ओके, और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 12। उसके पहले थोड़ा सा पार्ट इसका बचा है लेक्चर 11 का, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ये आपका सॉल्व होके मतलब आया, तो ये आया इसमें 3 कॉमन ले लिया नीचे से, तो ये 3√2 मतलब जो नीचे वाला पार्ट था आपका इसको सॉल्व कर लिया। ये तो जो आपका ये था नीचे 3 + J3, ओके, ये जो नीचे 3 + J3 था और ऊपर -J3 था, तो 3 + J3 को हमने क्या लिख लिया 3√2 एंगल 45, ये क्या है 3 + J3, और ऊपर तो -3J है तो 3 से 3 कट गया, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया। मतलब अब तो इसका सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है, 10/√2 एंगल 45 -90 -45 तो 5√2 एंगल -90, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो कोई बड़ा डील है नहीं करने का। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट, उसके बाद फिर लेक्चर 12 शुरू करेंगे। फाइंड द करंट इन द लोड रेजिस्टेंस 4 ओम, एक 4 ओम का लोड रेजिस्टेंस है बाय यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अगर आपको ये डेटा दिया V और I दी की अलग अलग वैल्यू दी है, तो जहाँ पे आप देखो दिमाग लगाओ जहाँ पे आपका करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, कोई भी करंट 0 है, तो वो कैसा सर्किट है, वो ओपन सर्किट है। वो ओपन सर्किट है तो उसके रिगार्डिंग जो वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, VOC होगा।
जहाँ पे आपका कोई भी वोल्टेज नहीं होगा ब्रांच में, मतलब वो शॉर्ट सर्किट है, वो शॉर्ट सर्किट है, तो उसके रिगार्डिंग जो करंट होगी वो शॉर्ट सर्किट करंट होगी। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट हो गई और ये ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया। तो ये देखो डायरेक्ट ये हमने लिख लिया यहाँ पे, अब VOC और ISC। ओके, अब करंट हमको लोड रेजिस्टेंस में निकालनी है, तो लोड रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे। है क्या लोड रेजिस्टेंस, तो वो VOC upon ISC के इक्वल होता है। तो 60/10 आपका 6 ओम आ गया। अब आप लगा दो VOC क्या है, VTH, RTH क्या है, यही 6 ओम। ये हमने RTH निकाला है फिलहाल, अभी लोड रेजिस्टेंस तो हमको गिवन है। ओके, RTH हमने सॉल्व किया है, तो लोड रेजिस्टेंस ये आपका हो गया। तो ये 4 ओम हमने लगा दिया लोड रेजिस्टेंस। तो अब हमें निकालना है इसके थ्रू करंट। तो ये करंट निकालने के लिए इस तरीके से तीनों सीरीज में बना लिए। थेवेनिन, अभी हमने थेवेनिन लगाया है, ये थेवेनिन लगाया है। तो RTH VTH पता है और RL पता है, तो I इज आपका VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो 6 + 4 60 + 6 + 4 6 एम्पियर आ गया। तो 6 एम्पियर करंट फ्लो करेगी आपके लोड रेजिस्टेंस के अंदर से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम।